नहीं नहीं, पहले बताइए कि आप आज की जो आपकी जो राजनीतिक पार्टी है जी वो कहाँ काम कर रही है। मैं आपकी कहानी के बाद में आऊँगा। जी जी किस राज्य में आप काम कर रहे हो, जी जी कौन सी विचारधारा आपको प्रभावित करती है, जी और क्या चुनाव लड़ने की सोची आपकी राजनीतिक पार्टी जो चुनाव मैदान में उतरेगी। जी। सबसे पहले हमारी जो राजनीतिक पार्टी है उसका नाम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, आरजेपी। हम्म और इसको हमने 2019 में रजिस्टर्ड करवाया चुनाव आयोग में। और रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग हरियाणा में चुनाव लड़े, बिहार विधानसभा चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़े, और लोकसभा का चुनाव भी लड़े। हरियाणा में हमारा इनेलो से गठबंधन रहा, चौटाला साहब से, और लोकसभा चुनाव भी हमने गठबंधन में ही लड़ा था। 2 सीट हमें वहाँ पर मिली थी, रोहतक लोकसभा और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा। बिहार में पिछला विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था, 24 सीटों पर आरजेपी चुनाव लड़ी थी, जिसमें कुछ सीट पर हमारा तीसरा नंबर तक भी आया था। तो अभी तक हम किसी सरकार में हिस्सेदार नहीं बन पाए हमारी पार्टी, बट चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं लगातार, जो एक राजनीतिक दल का धर्म है। और जो आइडियोलॉजी की आपने बात करी कि भाई किस आइडियोलॉजी से हम काम करते हैं, तो हमारा पार्टी के 2 नारे हैं। पहला नारा है कि हम ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। इसके जो विस्तार है मैं अभी जाऊंगा। और दूसरा इसमें नारा है अपना घर अपना झंडा, मतलब हमारा घर और हमारा ही झंडा हो तो हमें जल्दी और ज़्यादा तत्परता से न्याय मिलेगा, जो हमारे हक हैं वो हमें प्राप्त होंगे। तो जो मैंने आपसे कहा कि ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को हमारा अधिकार छीनने देंगे। तो जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो पिछले आपने शुरुआत करी कि जो 80 के दशक की या 90 के दशक की जो राजनीति थी, तो हमें उस पर ही जाना ज़रूरी हो जाता है। हम सन 90 के बाद की जब राजनीति को देखते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हमें ये दिखता है कि सन 90 के बाद से बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। और उसका कारण क्या है? चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो बिहार में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और उसके बाद ना जाने कितने, अभी आज के समय में तो अपना दल है, अपना ये आरएलडी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और अनेक राजनीतिक दल हैं। तो आप जब इसके गहराई में जाएंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखेगा, अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो 90 से पहले 2 राजनीतिक दल थे देश में, बीजेपी और कांग्रेस। तो बीजेपी और कांग्रेस जो है, कांग्रेस से अपर हैंड थी, सरकार सत्ता में थी, तो बीजेपी ने बहुत प्रयास किया, जनता पार्टी के रूप में भी प्रयास किया, और फिर जब जनता पार्टी से नहीं बना तो फिर बीजेपी में वो कन्वर्जन हुई, और बहुत प्रयास किया कि वो कांग्रेस को हटाएं। और जो कांग्रेस का जो कोर वोट था वो कौन था? वो था मुस्लिम, दलित और पिछड़ा, जो आज पीडीए जिस पीडीए की बात करते हैं समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, वो जो पीडीए है वो कांग्रेस का कोर वोट बैंक था। और बीजेपी को शुरू से ही आप देखेंगे कि जो जनरल कास्ट है वो उसका कोर वोट बैंक रही है। आज भी बोला जाता है, और पीछे तो बहुत ज्यादा उसको बोलते थे कि ये तो लाला बनियों की पार्टी है। आज भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। तो इन्होंने कोशिश करी कि कांग्रेस के अंदर से जो दलित और पिछड़े समाज के भाइयों का वोट है वो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ आए, चाहे वो हिंदू का नारा देकर आए या किसी प्रकार से आए, और देश की जो सत्ता है वो कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस के पास ऐसे परिवर्तित होकर चलने लगे। लेकिन जब बीजेपी को इसमें कामयाबी नहीं मिली तो बीजेपी ने सन 90 के आसपास एक राजनीतिक चाल चली, और उसके तहत जो है दलित समाज के और पिछड़े समाज के कुछ नेताओं के ऊपर अपना हाथ रख के, बैक से उनको सपोर्ट करके, उनके नए नए राजनीतिक दलों का निर्माण करवाया। और उसी की उपज है बसपा, उसी की उपज है समाजवादी पार्टी, उसी की उपज है आरजेडी। तो जब ये राजनीतिक दल बने तो बसपा ने उत्तर प्रदेश का सारा जो दलित समाज का वोट था वो अपनी तरफ आकर्षित कर लिया।
समाजवादी पार्टी ने या उसके जैसे जो बाद में राजनीतिक दल बने, उन्होंने अपने जाति और वर्ग का वोट अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। और जब मुसलमान भाइयों ने देखा कि भाई अब तो कांग्रेस के पास कोई दूसरा वोट बचा नहीं है हमारे अलावा, तो वो भी जो है, जो पार्टी बीजेपी को हराने में उनको सक्षम दिखी, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी, वो भी उसको सपोर्ट करके वोट देने लगे। तो कांग्रेस आ गई 0 वोट पर। तो बीजेपी ने इस षड्यंत्र या राजनीतिक समझ से पीछे रहकर ये क्षेत्रीय दलों का निर्माण करवाया। अब कुछ राज्यों में परिस्थितियां ये बनी कि ये क्षेत्रीय दल इतने ताकतवर बन गए कि ये बीजेपी से भी सत्ता छीन के अपने पास ले आए। तो जब, क्योंकि शुरू में बीजेपी का मकसद था सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक को तोड़ के कई राजनीतिक दल बनाना, तो जब उसमें उनको सफलता मिल गई कई राज्यों में, तो फिर इन्होंने दूसरे स्टेज पर काम किया कि जो क्षेत्रीय दल बड़े मजबूत स्थिति में हो गए हैं, उनके अंदर से भी जो पिछड़े समाज की जो पार्टी अपने आप को बोलती है, पिछड़ों में भी क्योंकि 100 जातियां हैं, तो उसके अंदर से भी उन्होंने अलग अलग जातियों को के नेताओं को थोड़ा सा आर्थिक रूप से और दूसरे प्रकार से हेल्प करके उनके भी राजनीतिक दल बना दिए। और उसी का नतीजा है कि आज अपना दल एक अलग पार्टी है, और संजय निषाद जी की निषाद पार्टी है ना, ओपी राजभर जी की पार्टी है, और ऐसे अनेक दल बन गए। और ये जो छोटे छोटे दल बनाए, क्योंकि ये इतने सक्षम नहीं थे जितने पहली स्टेज पर बने थे समाजवादी पार्टी जैसे, कि ये अपने दम पर बहुत ज़्यादा एमएलए बना लें या सरकार बना लें, तो इनको बचाए रखने के लिए, इनको सहारा दे के रखने के लिए बीजेपी ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया एनडीए में, और एनडीए बनाकर इन सब को अपने साथ शामिल कर लिया, जिससे कि ये जो छोटे छोटे जाति के आधार पर राजनीतिक दल बने हैं, इनकी रोजी रोटी चलती रहे और ये उस वोट बैंक को अपने तक सीमित रखें। क्योंकि अगर ये पार्टी आज भी खत्म हो जाए, अगर संजय निषाद जी की निषाद पार्टी खत्म हो जाए, तो निषाद वोट वापस चला जाएगा समाजवादी के पास, और अगर समाजवादी पार्टी खत्म हो जाए तो मुसलमान वोट और दलित पिछड़ा वोट वापस चला जाएगा कांग्रेस के पास। तो ये पूरी चेन है। तो जब तक संजय निषाद जी की पार्टी जिंदा है तब तक समाजवादी नहीं आ सकती सत्ता में, और जब तक समाजवादी जिंदा है तब तक कांग्रेस नहीं आ सकती। तो अब सबसे निचली चेन को जिंदा रखना जरूरी है, जिनकी डिमांड कम होती है, क्योंकि समाजवादी की डिमांड ज्यादा है तो वो पूर्ति तो बीजेपी कर नहीं सकती। लेकिन बेचारे संजय निषाद जी को या अपना दल को क्या चाहिए, 2 सीट दे दी, 4 सीट दे दी, उनको मंत्री बना दिया और उनको कहा कि तुम खा कमा लो, मजे लो, अपने समाज को भी थोड़ी लॉलीपॉप देते रहो। तो दुर्भाग्य ये है कि जो देश की जो आज राजनीति स्थिति है, वो जाति के आधार पे ये जो राजनीतिक दल बने हैं, ये कभी कभी ब्लैकमेल करके, जो बीजेपी जो एनडीए का सर्वे सर्वा है, उसको ब्लैकमेल करके अपने पक्ष में बहुत सारी योजनाएं ले लेते हैं, जिसका परिणाम भुगतना पड़ता है जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, स्वर्ण जाति जो है। तो जब हमने देखा कि हम बीजेपी को डायरेक्ट वोट देते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं जो जाति आधार पर बने हुए हैं, वो बहुत सारे ऐसे कानून हमारे खिलाफ बनवा देती है, जबकि हमारे लोग ये सोचते हैं कि भाई सरकार तो हमारी है, लेकिन हमारी ही सरकार में हमारे खिलाफ कानून बनते हैं। तो जब हमने इस बात को महसूस किया कि इसका कारण क्या है, कारण है कि आज मान लीजिए 38 पार्टियों का एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो वो जो 37 पार्टियां हैं वो बीजेपी को ये चैलेंज देती हैं। जब बीजेपी का नेता मोदी जी जब ये बोलते हैं कि हमें राम मंदिर बनाना है, तो वो 37 पार्टियां बोलती हैं कि बनाइए। जब मोदी जी कहते हैं कि भाई हमें तो राफेल विमान खरीदने हैं या F-16 खरीदने हैं अमेरिका से, तो वो कहते हैं खरीदिए आप। जब मोदी जी कहते हैं कि भाई हम तो बढ़िया सड़कें बनाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं बनाइए आप। लेकिन जैसे ही वो ये कहते हैं कि भाई मैं 1 लाख वजीफे देना चाहता हूँ देश के बेरोजगार युवाओं को, तो तुरंत ही जो है अनुप्रिया पटेल जी बोलती हैं, मोदी जी इस 1 लाख में 10,000 तो हमारे समाज को देने पड़ेंगे। संजय निषाद जी बोलते हैं जी 5,000 हमारे समाज को देने पड़ेंगे। रामविलास पासवान जी और अब चिराग पासवान जी बोलते हैं जी इसमें 10,000 तो हमारे समाज को देने पड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी कहानी बताते हैं, रामदास अठावले जी अपनी बताते हैं। तो क्या होता है कि वो 1 लाख
वजीफे या कोई योजना जो भी होती है वो भी सारे के सारे कब्जा लिए जाते हैं इनके द्वारा। और हमें सिर्फ झुनझुना मिलता है कि देखो सड़क कितनी अच्छी बन गई है, लेकिन सड़क पर क्या सिर्फ हम चलते हैं? हमें झुनझुना दिया जाता है कि मतलब हमसे आपके मतलब अपर कास्ट से है? हाँ बिल्कुल, अपर कास्ट से। तो हमें सिर्फ झुनझुना मिल रहा है। तो हमने इसीलिए एक राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का निर्माण किया कि हम चाहे एनडीए का हिस्सा बने, चाहे यूपीए का हिस्सा बने, इंडी गठबंधन का हिस्सा बने, तो जब बात वो करेंगे कि हमें मंदिर बनाना है तो हम कहेंगे मोदी जी बनाइए। जब वो कहेंगे पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो हम कहेंगे करिए। जब वो कहेंगे कि अच्छे सड़कें बनानी है तो हम कहेंगे बनाइए। लेकिन जब वो कहेंगे कि अब ये 1 लाख नौकरियां हम या योजना हम बना रहे हैं इस काम के लिए, तो हम कहेंगे इसमें हमारा हिस्सा कहाँ है। तो इसीलिए हमने नारा दिया कि ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। भाई आप इनका भी अधिकार दीजिए, ये जो आपके साथ क्षेत्रीय दल जो जाति के आधार पर बने हैं उनको भी दीजिए, लेकिन हमारा क्या, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी अधिकार हमें मिलना चाहिए। ठीक है राणा जी, मैं तो समझ इस गया लाइन आपकी पर बात। हमने आरजेपी का निर्माण ये किया। कह रहे हैं कि अपर कास्ट की लड़ाई आपको लड़नी है, उनका अधिकार जो सरकार नहीं दे पा रही है उसके लिए आपकी पार्टी आगे संघर्षरत रहेगी। देखिए मैं बिल्कुल, लेकिन इसमें सिर्फ स्वर्ण जाति के अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं। वही तो वंचित है ना आपके हिसाब से? नहीं, वंचित बेचारे पिछड़े और दलितों में भी हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक दल नहीं बनाए हैं या जिनकी इतनी संख्या नहीं है कि वो बना पाए, तो उनके वो भी हमारे साथ हैं और वो भी हमारे साथ आए। क्यों आए? जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी नारा देते हैं पीडीए का, कहते हैं हम समाजवादी पार्टी समझ लीजिए पिछड़ों की एक दुकान है। मुलायम सिंह यादव जी ने उसको बनाया और सभी देश के या उत्तर प्रदेश के पिछड़े भाइयों से कहा कि भाई ये समाजवादी पार्टी है, हमारे साथ आओ। तो जब पिछड़े समाज से ताल्लुक रखने वाले हमारे गुज्जर भाई, हमारे सैनी भाई, हमारे प्रजापति भाई, हमारे कश्यप भाई आए उनके साथ और शटर के आगे खड़े हो गए दुकान के समाजवादी पार्टी के, और ये इच्छा व्यक्त करी कि भाई अब हमें कुछ मिलेगा, तो मुलायम सिंह यादव जी ने अपने उस दुकान का पीछे भी एक शटर था उसको खोला और उस लाइन में खड़े हुए यादव भाइयों को इशारा किया कि पीछे से आ जाओ। तो सारी नौकरियां, सारी योजना, सारा माल जो है यादव भाइयों को बांट दिया, तो इनको ठग लिया। तो लेकिन अब इसीलिए इनमें से कुछ लोगों ने अपनी नई पार्टियां बना ली, वरना तो आप बताइए बिहार में लालू यादव जी भी पिछड़े समाज से हैं, नीतीश कुमार जी भी पिछड़े समाज से हैं। पिछड़े समाज की 2 पार्टियां बनाने की क्या जरूरत है? यहाँ पे भी संजय निषाद जी पिछड़े समाज से हैं, अनुप्रिया पटेल जी पिछड़े समाज से हैं और अखिलेश यादव जी भी। क्या जरूरत है भाई पिछड़े समाज की 5-5, 10-10 पार्टी बनाने की? क्योंकि नाम पिछड़े समाज का है, लेकिन ये प्योर जाति के आधार पर काम करती हैं। तो अगर शेर सिंह या आरजेपी कल को सत्ता में आते हैं तो मैं जो राजपा के शटर को खोलूंगा और उन पिछड़े या दलित भाई जो हमारे साथ होंगे, तो उनका जो अधिकार है किसी ब्राह्मण या राजपूत या किसी वैश्य समाज को तो उस कुर्सी पे बैठा नहीं सकता। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 10 नौकरियां निकली, तो उसमें मान लीजिए 3 जो है जनरल के लिए हैं, 3 जो है दलित समाज के लिए हैं, 4 मान लीजिए पिछड़े समाज के लिए हैं। तो जो 3 नौकरियां जनरल के लिए हैं, उसके अलावा जो 3 और 4 जो पिछड़े और दलित के लिए हैं, उस पर मैं किसी राजपूत ब्राह्मण बनिए को तो नहीं बैठा सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं न्याय करूंगा। किसके साथ? अपने दलित भाइयों के साथ, अपने पिछड़े भाइयों के साथ। क्योंकि पिछड़ों की मान लीजिए 4 सीट हैं, तो मैं कहूंगा भाई 1 सीट पर तो हमारा कश्यप भाई बैठेगा, 1 पर सैनी भाई बैठेगा, 1 पर गुजर भाई बैठेगा, 1 पर यादव भाई बैठेगा। अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया? चारों की चारों सीट यादव भाइयों को दे दी। तो पिछड़ों को भी या दलित समाज के भाइयों को भी अगर अपने अधिकार सुरक्षित करने हैं, क्योंकि हर वर्ग की हर जाति तो अपनी पार्टी नहीं बना सकती, उनकी संख्या उतनी नहीं है, तो वो भी आरजेपी के साथ आए और उनके अधिकारों की लड़ाई भी हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के माध्यम से लड़ रहे हैं। ठीक है राणा जी, चलिए शेर सिंह जी, आपने अपनी कहानी सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपने समय दिया। ये थी कहानी शेर सिंह राणा की। 2001 पूरन देवी की हत्या का आरोप, उसके बाद तिहाड़ जेल से फिर भाग के अफगानिस्तान, वो मिट्टी लेके आना, और काफ़ी संघर्ष भरी कहानी है। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। आज इतना ही, नमस्कार।